नमस्कार। क्लासिकल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 7 काइनेमेटिक्स का। तो पार्ट ए में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टडी कर लिया और इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का जो जिस तरह से अप्रोच थी, सिमिलर वे में हम इसी लेक्चर के अंदर अप्रोच करेंगे। मेन मुद्दा इस टॉपिक का ये है कि हम अपना बेसिक फिजिक्स चैनल का जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पहले यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई दिया करता था, वो अब नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा डिजिटल होने जा रहे हैं, वो आपको इस इंट्रोडक्शन के 1 मिनट के बाद जस्ट दिख जाएगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। In this lecture we are going to study about projectile motion on inclined plane. Okay, so projectile motion on inclined plane study करने के लिए हमें मेनली दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला प्रोजेक्टाइल, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन। फर्स्ट लेट अस राइट आवर टॉपिक। This is our article name, projectile motion on an inclined plane. Okay, सो दो चीजें कौन सी, एक प्रोजेक्टाइल, दूसरा इंक्लाइन प्लेन। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं एक पहले इंक्लाइन प्लेन। I have assumed this inclined plane at angle of inclination alpha. Okay, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने अल्फा माना। अब देखते हैं दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए एक ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर या फिर एक ऐसा अपना सोर्स मान लीजिए जो प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा है। अब कोई भी चीजें, अब मान लीजिए, अब आपको पता होगा ये फिजिक्स का टर्म है, जैसे थ्रो, ठीक है, और एक होता है रिलीज्ड, और या फिर कह सकते हो आप ड्रॉप्ड। ठीक, तो अब रिलीज्ड, ड्रॉप्ड और थ्रोन, ये तीनों वर्ड हैं। वो रिलीज और ड्रॉप्ड तो सेम वर्ड है, और थ्रोन एक अलग वर्ड है इन दोनों से। इसमें थ्रोन में क्या होता है कि जो इनिशियल स्पीड है वो नॉन जीरो होती है। ठीक है, इनिशियल स्पीड यू क्या है अपनी इनिशियल स्पीड, और जो ड्रॉप्ड और रिलीज्ड है उसके अंदर जो इनिशियल स्पीड होती है वो क्या होती है, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, ये चीजें वर्ड लर्न कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब उसमें कई बार ऐसे होता है पार्टिकल इज थ्रोन और पार्टिकल इज रिलीज्ड और ड्रॉप्ड। तो उसमें इनिशियल स्पीड हम डायरेक्टली अगर रिलीज और ड्रॉप्ड हो रहा है तो इनिशियल स्पीड बाय कन्वेंशन u को जीरो ले लेंगे। ठीक है, ये जो छोटा सा पॉइंट था। अब मान लीजिए पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, पार्टिकल को जब थ्रो करेंगे तो कुछ इनिशियल स्पीड देंगे। मान लीजिए ये जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आप खड़े हो और आपने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, तो वो प्रोजेक्टाइल कुछ अपना ऐसा पाथ कवर करेगा, वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। जब वो नीचे आएगा तो वो नीचे तो गिरेगा नहीं, ये यहाँ पे कोई दीवार अटक गई, इस दीवार पे आके गिर जाएगा। ये एक इंक्लाइन प्लेन है तो इस पॉइंट पे कहीं पे आके वो गिरा। ठीक है, तो ये जो उसने पाथ फॉलो किया, इसे हम प्रोजेक्टाइल जो पाथ बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल का पाथ उसने फॉलो किया। तो उसने जितनी टोटल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की, जिस तरह से हमने पिछले आर्टिकल में स्टडी किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो उसमें हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के अंदर हमने मेनली क्या चीजें कैलकुलेट की थी, आपको याद है? एक तो किया था हमने टाइम ऑफ लाइट, एक किया था टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट, दूसरा किया था हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और एक और किया था मैक्सिमम हाइट भी कवर की थी, मैक्सिमम हाइट वो किस हाइट तक पहुंचता है। ठीक, तो ये मेनली तीन चीजें, मैक्सिमम हाइट भी लिख देते हैं एक बार, हाइट, ये भी कवर। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला था उसके अंदर तो ये था कि हॉरिजॉन्टल वो ऐसे थ्रो कर रहे थे, तो इस पॉइंट से ये वाली पॉइंट आर हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, और जितना वो टोटल टाइम लग रहा है उसे टोटल टाइम टी हो गया, और उसकी मैक्सिमम हाइट ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ से ले रहे थे उसको हम एच ले रहे हैं। अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट तो देख लीजिए, अब डिपेंड करेगी मैक्सिमम हाइट आप कौन सी लोगे, यहाँ से लोगे या इस एक्सिस से मेजर कर रहे हो या फिर इस एक्सिस से मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो वो मैक्सिमम हाइट वाला केस है, वो इस आर्टिकल में एक बार हम छोड़ देते हैं। मेनली टाइम ऑफ लाइट एंड रेंज है वो कैलकुलेट करेंगे। जो आर्टिकल का मेन काम है, जो अपना फंडा है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए, उसमें दो चीजें मेनली कैलकुलेट करनी है अपन को। क्या करनी है, एक तो टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए जैसे हमने पिछले हॉरिजॉन्टल, ये जो था हॉरिजॉन्टल वाला केस था, तो हॉरिजॉन्टल वाले केस में हमने क्या किया था, इस हॉरिजॉन्टल वाले केस में एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की थी, एक वाई एक्सिस ड्रॉ की थी। तब
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब वाई एक्स और वाई हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे ले ली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे x लेना चाहे और ये वाली एक्सिस y लेना चाहे तो वो ले सकता है, डजेंट मैटर फॉर दैट। अगर अब अपने को क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें इंक्लाइन प्लेन में x और y एक्सिस भी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ता है। अब कोई भी डिस्टेंस होती है वो हम डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते होंगे, तो हमें ओरिजिन लेना पड़ेगा, एक x एक्सिस लेनी पड़ेगी, एक y एक्सिस लेनी पड़ेगी। मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरी x एक्सिस कौन सी है, दिस इज आवर x एक्सिस, ओके। एंड इसके परपेंडिकुलर मैंने एज्यूम कर ली एक y एक्सिस, डन। अब x और y एक्सिस जब ड्रॉ हो गई तब आपको काम बहुत सिंपल हो गया है कि जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था उसके अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, ये चारों चीजें हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर ली थी। उसके बाद हमने फर्दर प्रोसीड किया था बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज किया था और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का यूज किया था और v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज किया था। इन सब इक्वेशंस का यूज करके हमने पूरा आर्टिकल है वो स्टडी किया था। सिमिलर वे में हम इसमें प्रोसीड करेंगे। तो जो x और y एक्सिस माना है, हम हमें पता है कि जो ये जो ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर उसको थ्रो कर रहा है, तो वो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, उसे हमने मान लीजिए बीटा है, और ये एंगल इनिशियल वेलोसिटी उसने u दी, ठीक है। तो u का जो x कंपोनेंट है, तो u का ये जो u है इसका x एक्सिस में, x एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस, x एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा u का वो कौन सा होगा, ux इज इक्वल टू u, एंगल क्या बन रहा है बीटा, और जो एक्सिस के साथ है तो जिसके साथ बनता है उसके साथ कोस कंपोनेंट आता है u कोस बीटा, डन। इसी वे में अगर यू वाई लिखना चाहे तो परपेंडिकुलर के साथ साइन कंपोनेंट आएगा, दैट इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन बीटा, डन। अब उसके बाद रह गए दो चीजें, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लिखना। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लिखने के लिए मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा बनाता हूं। देखिए अब इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, जो मर्जी पॉइंट लोगे, हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगी, ठीक है। यहाँ पे भी डाउनवर्ड लगेगी जी, यहाँ पे बनाओगे तो भी जी, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर पॉइंट पे जी लगेगी। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे मैंने माना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रही है, इस तरह से अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हमारी वाई एक्सिस है, डन। तो इस परपेंडिकुलर जो वाई एक्सिस है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस होगी, माइनस वाई, और इसकी जो ये वाली एक्स एक्सिस है इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस होगी, माइनस एक्स वाली, ठीक है। अब इसको सिंपल करने के लिए हमें क्या करना है, जो g का कंपोनेंट आएगा, इस g का कंपोनेंट, वो g का कंपोनेंट इन दो एक्सिस में आएगा, एक तो x माइनस एक्स में आएगा और एक माइनस वाई में आएगा, ठीक है। तो जो a x आएगा वो भी नेगेटिव आएगा और जो a y आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। अब वैल्यू कितनी आएगी वो एंगल पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है तो g, ठीक है। अब डिपेंड करेगा यहाँ पे भी जी। अब कोस कंपोनेंट x के साथ आएगा या y के साथ आएगा और एंगल कौन सा आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो x एक्सिस थी यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर था, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक। तो ये एंगल अल्फा था, अगर ये एंगल अपना अल्फा है, दिस एंगल इज आवर अल्फा एंगल, दिस इज आवर 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस का अल्फा। ये एंगल कितना होगा, अगर ये कौन सी है, ये वाली एक्सिस अपनी y है, ये वाली माइनस वाई है, ये वाली माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स और माइनस वाई के बीच में टोटल एंगल तो 90 का होता है, ये 90 माइनस अल्फा है, दिस एंगल वुड बी अल्फा, ओके। तो g का माइनस वाई के साथ, g का माइनस वाई के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, तो कोस वाला कंपोनेंट y के साथ आएगा, y के साथ g माइनस का g कोस अल्फा, ठीक है। और इस तरह से आप x के साथ लिखोगे तो साइन अल्फा हो जाएगा, डन। तो ax और ay दोनों चीजें कैलकुलेट होगी। अब ax और ay कैलकुलेट होने के बाद अपना काम बहुत कम रह गया। सिमिलर वे में जिस तरह से ये इक्वेशंस लगाई थी हमने पिछले लेक्चर में, तो उसी तरह से हम इसमें भी इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। मान लीजिए sx क्या होगा, sx, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल at any time
टी, क्या होगा, x इज इक्वल टू यू टी, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अपना यू एक्स और ए एक्स है, उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या थी, यू एक्स इज यू कोस बीटा, दैट इज यू कोस बीटा टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स की वैल्यू हमने लिखी माइनस का जी साइन अल्फा, दैट इज माइनस का जी साइन अल्फा टी का स्क्वायर। डन। इसी तरह से अगर y लिखोगे तो यहाँ पे आएगा यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का होल स्क्वायर। लिख देता हूं मैं जल्दी जल्दी। अब मैंने ए वाई और ए यू वाई दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो एक इक्वेशन ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया एट एनी टाइम टी, इसी तरह से हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया एट एनी टाइम टी। तो हमें कैलकुलेट करना क्या था, मेनली मेनली कैलकुलेट करना था अपने को, एक तो था टाइम ऑफ फ्लाइट, एक था रेंज, इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना था। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा होगा, जब पार्टिकल इस पॉइंट से चला, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से चला, और इस पॉइंट से चलकर वो प्रोजेक्टाइल करता हुआ जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, तो जितना उसे टाइम लगा तो उसे हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेंज बोलेंगे, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आर। ठीक, तो अब आर और देखिए, अगर आर निकालते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर, तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा। व्हेन रेंज निकालने के लिए व्हेन x इज इक्वल टू आर, तो टाइम कितना होगा, तो कैपिटल टी लगेगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इन तीनों चीजों की यूज करके हम r भी निकाल लेंगे, t भी निकाल लेंगे, क्योंकि अपने के पास दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, निकल जाएगा। देखिए x की वैल्यू r पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो r इज इक्वल टू यू कोस बीटा कैपिटल टी प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं लिखते हैं इसे, माइनस में लिखते हैं, माइनस का हाफ जी साइन अल्फा कैपिटल टी का स्क्वायर। डन। अब ये कैपिटल टी का जो स्क्वायर आएगा, और इसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, जीरो इज इक्वल टू यू साइन बीटा, यहाँ पे टी मिस कर दिया मैं, यहाँ पे टी भी आएगा एक साथ में, कैपिटल टी माइनस में हाफ जी कोस अल्फा कैपिटल टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन में से, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से अगर मैं टी कॉमन निकालूं, क्या निकालूं, अगर मैं टी कॉमन निकालूं तो एक टी ये वाला और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा, ये वाला जो माइनस वाली टर्म है, ये वाली माइनस टर्म अगर इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी, दैट इज यू साइन बीटा इज इक्वल टू हाफ जी कोस अल्फा इंटू टी। इट इम्प्लाइज अगर टी में निकालना चाहूं तो ये वाली टर्म इस साइड डिवाइड और ये वाला टू इस साइड मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम्स टी इज इक्वल टू टू यू साइन बीटा डिवाइड बाय टू यू साइन बीटा डिवाइड बाय जी कोस अल्फा। दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कैलकुलेट हुआ है, यही अपने को कैलकुलेट करना था। दूसरी बात, रेंज, रेंज कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इस टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या बनेगी भैया, इस कैपिटल टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। देख लीजिए, आर मैं इस साइड कर लेता हूँ, आर इज इक्वल टू यू कोस बीटा टी, यू कोस बीटा कैपिटल टी इज द टू यू साइन बीटा डिवाइड बाय जी कोस अल्फा एंड माइनस हाफ जी साइन अल्फा कैपिटल टी का स्क्वायर, दैट इज 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन देन आवर रेंज विल बी, मैं डायरेक्ट रेंज का जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं, आप उस इक्वेशन को रीअरेंज करके अगर सॉल्व करना चाहें तो वो खुद कर सकते हैं। r इज इक्वल टू वो बनेगा टू यू स्क्वायर साइन बीटा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये देखिए कोस अल्फा प्लस बीटा का जो फैक्टर आ रहा है ना, तो कोस ए प्लस बी वाला इसमें फॉर्मूला आपका बनेगा इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तब आपका ये जो रेंज का फॉर्मूला है
वो ड्रैग हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला और जो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों है, ये दोनों हमारा इस आर्टिकल में कैलकुलेट हो गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर हम अपना नया आर्टिकल है वो स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए बेसिक फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक करना मत भूलना। और वीडियो अगर पसंद आए, जैसी भी लगे, फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी पॉइंट आपको मिस हुआ है या फिर कोई भी कहीं पे भी कोई मिस्टेक हुई है, जिसमें अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके जरूर बता सकते हैं। होप मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स अ लॉट।